सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एफपी एग्जाम्पल पे इस ऑफिशियल चैनल पर, जो आपके हेल्प करता है आपके एग्जाम में आपको अच्छे स्कोर करने में और भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में जितनी भी जर्नी है उसमें आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इसमें आपको सीरीज़ जो करंट अफेयर सीरीज़ और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ लेके चलें आपको डेली लाइव मिलती है। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना नोटबुक और पेन निकालें ताकि आपका जो ये सेशन है इसको आप अच्छे से नोट कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे जनवरी 10 के करंट अफेयर्स, जिसमें आप इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम देखेंगे आज के। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज ऑफिशियली जॉइंड द ब्रिक्स एज फुल मेंबर इन जनवरी 2025। देखो, जैसे कि आपने कल भी वीडियो हमने देखा कि मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इसरो हो गई, नासा हो गई, ब्रिक्स हो गया, WHO होगी, WTO होगी, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आती हैं, उनकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और आपका उनका पर्पस क्या है एस्टेब्लिश होने का, और उसका प्रेसिडेंट कौन है और कब एस्टेब्लिशमेंट हो गया, एक्सेट्रा, ये चीज़ें 4-5 आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो आज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स के कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स की ऑफिशियली मेंबर जो है वो जनवरी 2025 में बन गई है। देखो स्टूडेंट्स, ब्रिक्स जो है वो 2009 में फॉर्मेट हुआ। इसको 2009 में बनाया गया। इनिशियली 2009 में अगर बात की जाए तो इसको ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थे, तो इसका नाम था स्टार्टिंग में ब्रिक। ठीक है, 2009 में इन 4 कंट्रियों ने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका पर्पस क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि ब्रिक्स का पर्पस क्या है ओवरऑल। ठीक है, बट उससे पहले हम समझते हैं कि कैसे कैसे इसमें कलेक्टिवली इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। ठीक, तो 2009 में ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ने मिलकर एक संगठन बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम रखा उन्होंने ब्रिक। ठीक है, BRIC। लेकिन लेटर ऑन 2010 में, इसके बाद 2010 की बात जब आती है तो 2010 में एक और कंट्री इसके साथ जुड़ती है, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। देखो 2009 में जब इसका स्टार्ट हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन कि हम लोग इसको बनाने जाएंगे, तो ब्राजील, रशिया और इंडिया एंड चाइना आर द 4 मेंबर्स इन 2009। बट 2010 में एक कंट्री और ऐड हुई इसमें, क्या? साउथ अफ्रीका। तो इन 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया ब्रिक्स, BRICS। ठीक है, जिसको ब्रिक्स कहते हैं। अभी पहले इसको ब्रिक कहा जाता था, बट अभी ब्रिक कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ब्रिक्स कैसे नाम पड़ा, ब्रिक कैसे था। चलिए अभी बात करते हैं कि इसको फॉर्मेट क्यों किया गया। ठीक है, देखो ब्रिक्स की जो है वो फॉर्मेशन इसलिए हुई क्योंकि ये कंट्रीज ना आपस में अपना जो है तालमेल, अपना कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिकल कंडीशंस को लेके या फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने कोऑर्डिनेशन को अच्छा रखना चाहती थी स्टार्टिंग में। ठीक है, BRICS की बात बाद में करेंगे। तो ये 4 कंट्रीज जब इनिशियली इन्होंने एक मीटिंग की, उसमें इन्होंने डिस्कस किया कि हम लोग अपना एक संगठन बनाते हैं जो जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी इकोनॉमिकल शेयरिंग रखेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का हाल चाल पता करते रहेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, ताकि हम एक जो है एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे यूनाइट जो कंट्रीज हैं उनको मिल के जो है हम डोमिनेट कर सकें अदर कंट्रीज पे। ठीक है, तो ये ब्रिक का जो इनिशियल पर्पस था अपने साथ 4 मेंबर्स को जुड़ने। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका को ये पता चला, साउथ अफ्रीका में, तो उसने भी बोला कि भाई मैं भी आपके साथ हूँ, तो हम 5 मिल के जो है अपना फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी और जितना भी हम लोग जितना भी अगर कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वी 5 आर, जो हम भी 5 वी 5 आर विद ईच अदर। ठीक है, हम 5 एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, तो ये था इसके इसके फॉर्मेशन का पर्पस। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो बहुत सी गवर्नमेंट्स मिल के, बहुत सी, जैसे आपको पता ब्रिक्स है मतलब तो डिफरेंट कंट्रीज हैं ऑब्वियसली, तो इन सभी डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट मिल के इसको जो है वो इसका लुक आफ्टर करती है। ठीक है, तो ये एक उसकी वजह से ये एक जो है वो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम कि इसकी जो फॉर्मेशन हुई वो इनिशियली 16 जून 2009 में हुई, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, वो 2010 में ऐड हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसका मेन पर्पस जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी में
पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ऑफ ईच कंट्रीज। ठीक है, चलिए ये रहा कुछ ब्रिक्स के बारे में स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक, चलिए तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कंट्री ने हाल ही में 2025 में जनवरी में जो है ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन किया है फुल मेंबर के तौर पे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास सिंगापुर, मॉरिशस, इंडोनेशिया या मलेशिया। ठीक है, तो एक बार आंसर मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया ने रिसेंटली ब्रिक्स को एज अ फुल मेंबर ज्वाइन किया है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये इंडोनेशिया को प्लस करके 4 और कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है फुल मेंबर के तौर पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी इंपावरमेंट है, इसकी जितना भी जो आप कह सकते हो कि इसका डोमिनेंसी है वो और बढ़ जाएगी। ठीक, उसके अगर बात करें कि किस किस ने और ज्वाइन किया, तो इजिप्ट ने ज्वाइन किया, इथोपिया ने ज्वाइन किया, ईरान ने ज्वाइन किया, प्लस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब दुबई। तो इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडोनेशिया है जो रिसेंटली जिसने ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन किया है। तो अभी पढ़ते हैं इंडोनेशिया ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स एज ए फुल मेंबर अनाउंस्ड बाय ब्राजील। ब्राजील ने अनाउंस किया है। ठीक है, तो ब्रिक्स नाउ इंक्लूड्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया आल्सो। मतलब ये एक जो है परमानेंट मेंबर बन गया, फुल मेंबर ब्रिक्स का। ठीक, बाकी के जो 4 हैं ईरान, इथोपिया, इजिप्ट एंड यूएई। ठीक है, ये 4 जो है वो नॉन परमानेंट हैं अभी। इंक्लूड्स इंडोनेशिया कॉल्ड दिस मेंबरशिप स्ट्रेटेजिक स्टेप फॉर पार्टनरशिप विद डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, ये इंडोनेशिया कह रहा है कि हम लोगों ने एक ऐसा स्टेप लिया जो हमारे नेशन को भी जो है इसकी स्टेप से जो है वो डेवलपिंग के जोन में आ जाएगा। ठीक है, एज द 4th मोस्ट पॉपुलर कंट्री इंडोनेशिया एम टू स्ट्रेंथन ग्लोबल साउथ अलायंसेस। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडोनेशिया 4th मोस्ट पॉपुलर कंट्री है। ठीक है, तो उसने सोचा कि हम लोग भी अपने आप को जो है ग्लोबल स्ट्रेंथन करते हैं, और उनको पता है कि ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पूरे एशिया को जो है वो बढ़िया से सपोर्ट, बढ़िया से वो करके रखती है। ठीक है, चलिए ब्रिक्स मेंबर्स यूनिनमसली अप्रूव्ड इंडोनेशियाज एंट्री ड्यूरिंग द 2023 जोहान्सबर्ग समिट। ठीक है, Indonesia finalized its membership after President Prabowo Subianto 2024 election. BRICS focused on the reforming global government and strengthening government south cooperation. ठीक है, चलिए ये रहा कुछ बेसिक इसका। तो बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है 2025 में ब्रिक्स को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द डे वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो हम देखेंगे। दूसरा हम देख लेते हैं कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। देखो एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है जिसने, तब तक आप नाम बताओ, तब तक मैं आपको इसका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, आप उसका नाम बताओ जिसने ये सबसे पहले स्टार्ट किया, उसका बताता हूँ कि क्यों स्टार्ट किया। उन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन इसने स्टार्ट किया कि जो है हम वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स जो है वो हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जितने भी वॉर्स में, जितने भी लड़ाइयों में, जितने भी वर्ल्ड वार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोल्ड वार, जितना भी आप देख लो, जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जितना भी जो भी बच्चे वार के दौरान ऑर्फन्स हो गए, ठीक है, उनकी जो कंडीशंस है वो वर्स्ट हो गई, लिविंग स्टाइल, जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत खत्म हो गया, खाना नहीं मिल रहा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उनको एक ऐसा एड प्रोवाइड करेंगे, ऐसा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट लाएंगे कि जितने भी वार के ऑर्फन्स हैं उनको हम बेटर लाइफ, बेटर कंडीशन और बेटर अपॉर्चुनिटीज दे पाएं, ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएं। तो देखो इस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SOS इन्फेंट्स। SOS इन्फेंट्स इसने ये डिक्लेयर किया कि हम लोग जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि वार ऑर्फन्स को हम लोग एक बेटर कंडीशन देंगे, ताकि वो दुनिया में पढ़ाई में, एजुकेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड में, खाने में, फूड में, हर चीज़ में एक इंप्रूवमेंट देंगे, ताकि वो अपना जो है वो स्टेबिलिटी अपनी जो है दुनिया में अपना एक जो है मकाम उसको रीच आउट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग हुई वो फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन SOS इन्फेंट्स की तरफ से हुई। तो हर साल 6 जनवरी को वार ऑर्फन डे जो है वो मनाया जाता है, ताकि हम लोग इन लोगों को जो है एक बेटर वो दे पाएं। देखो उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना कि इसके बारे में क्यों सोचा गया, तो इसका जो एक बिटर ट्रूथ है, उसका जो है एक जो आप बोल सकते हो कि एक ट्रेजिक जो ट्रूथ है और एक ट्रेजिक लॉस है, उसकी वजह से क्या हो गया, लोगों की फैमिली
एंड आइडेंटिटी, फैमिली एंड आइडेंटिटी ही खत्म हो गई वार के दौरान। ठीक, देखो जिन बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, वो अगर उस वार के दौरान थे, उनको सर्वाइव कर लिए, तो उसके जो फैमिली जो थी या उनकी आइडेंटिटी थी वो तो खत्म हो गई ना सब। उसके बाद अगर बात करें तो लैक ऑफ बेसिक नीड्स, चलो ये तो कम से कम 2 से 3 साल के बच्चों को तो माइंड में कुछ होगा ही नहीं कि क्या हुआ, उनको तो एक वो याद होगा कि हाँ यार मेरे पेरेंट्स नहीं बड़े होके। लेकिन जो अगर कुछ बड़े बच्चे थे जैसे 5 से 10 साल तक या 20 साल तक, ठीक है, उनको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं वो लोग, कि उनको फील हो गया, उनको लॉस हो गया कि यार उनके हम लोग जो हैं वो कैसे ये स्टार्ट करेंगे और कैसा हम लोग लाइफ में कैसे करेंगे। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बैरियर ऑफ एजुकेशन लग गया उनके ऊपर। अब उनके ऊपर अगर कोई देखभाल के लिए नहीं है तो कौन पढ़ाएगा उनको, ठीक है। तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने SOS इन्फेंट्स ने ये किया कि इन लोगों ने वर्ल्ड ऑर्फन डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, जिसके द्वारा ये लोग ऑर्फन्स की हेल्प करते हैं, उनको रीच आउट करके, ठीक है। चलिए अभी हम रिपोर्ट देखते हैं क्वेश्चन की, फिर अगली बात करते हैं। 6 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज ए वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स टू हाईलाइट द स्ट्रगल्स ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस पेरेंट्स इन वार में अपने पेरेंट्स को वो लॉस कर चुके हैं, उसकी स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। और मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड फेस इंपैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज, डिस्प्लेसमेंट एंड पॉवर्टी एक्सेट्रा, ठीक। द डे कॉल्स फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू इंश्योर केयर, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर दीज वल्नरेबल चिल्ड्रन। जो हमने बात की वही इस रिपोर्ट में भी है कि उन बच्चों की हर एक तरीके से हेल्प की जाएगी। और मोर देन 460 मिलियन चिल्ड्रन, भाई एक कम नंबर नहीं है ये, 460 मिलियन। 1 मिलियन आपको पता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, समझ रहे हो। 460 मिलियन बच्चे जो हैं वो इस जोन में रह रहे हैं। कहाँ पे? सूडान, यूक्रेन, म्यांमार एंड पैलेस्टाइन में, जो ऑर्फन चाइल्ड्स हैं भाई, ऑर्फन चाइल्ड्स, वार ऑर्फन्स इनको कहते हैं। तो ये जो है ये इनको बताया गया इनसे कि हम लोग ये है इसको सेलिब्रेट करेंगे। इसको सेलिब्रेट तो नहीं कर कि हम लोग इस डे को मनाएंगे ताकि ऑर्फन्स को हमारे, हम तो जो इमोशनली ट्रॉमा से गुजरे हैं या जिन्होंने अपनी फिजिकल फैमिलीज खो ली है, तो उनकी हम कुछ हेल्प कर सकें, ठीक है। चलिए तो देखो स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। देखो ये वाला टॉपिक ना हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में, 3rd पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पे आता है चाइना एंड 2nd आता है USA, ठीक है। इंडिया जो है वो 3रे नंबर पे आता है। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है पूरी वर्ल्ड में, इन वर्ल्ड। और अगर इंडिया की बात करें तो दिल्ली जो है वो 1st पोजीशन पे आता है इंडिया में, ठीक है। अगर दिल्ली जो है 1st पोजीशन पे आता है, उसके बाद अगर दिल्ली में देखें तो 289 स्टेशन हैं, मेट्रो स्टेशन, और 392 किलोमीटर्स टोटल ये फैला हुआ, ठीक है। ये कुछ बेसिक है। उसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो PM ने लिए हैं रिसेंटली, जैसे नमो भारत करके एक मेट्रो लाइन जो कॉरिडोर वो चला है, कहाँ से? दिल्ली से मीरठ। उसके बाद एक और मेट्रो लाइन चली है वो दिल्ली टू हरियाणा, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। और कुछ जैसे इंडिया का 3rd पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा गया, रैंक कितना है पूरे दुनिया में, तो 3रा पोजीशन है जो इंडिया का रैंक है। और इंडिया में दिल्ली ने पहले नंबर पे है, 289 स्टेशन से 392 किलोमीटर टोटल फैला हुआ है। उसके बाद इंडिया में जो है 1st मेट्रो लाइन जो चालू हुई थी वो हुई थी कोलकाता में, ठीक है। चलिए ये कुछ बेसिक नॉलेज है, तो इसका जो आंसर है वो है 3rd। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें पूछा गया इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट ऑपरेशन मेट्रो रेल नेटवर्क ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड USA। इंडिया मेट्रो नेटवर्क सर्व्स ओवर 1 करोड़ पैसेंजर्स, 1 करोड़ पैसेंजर्स जो है डेली ट्रैवल करते हैं, सरपासिंग जापान मेट्रो प्रोजेक्ट्स बाय 2022। मेट्रो डेवलप इन इंडिया बिगिंस इन 1969, ठीक है। 1969 में मेट्रो का जो है काम स्टार्ट हो गया था विद मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक। PM मोदी लॉन्च द मेट्रो प्रोजेक्ट वर्थ 12,200 करोड़ रुपए का। कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेट्रो के जो इंडिया में लॉन्च होने जा रहे हैं 5 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। देखो मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना जो है वो ये योजना है किसके रिलेटेड? वुमेन्स के, ठीक, वुमेन्स के रिलेटेड। क्यों? वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए इन
फाइनेंशियल सिचुएशंस। फाइनेंशियल सिचुएशंस में वुमेन्स को है जो अपग्रेड करना और वुमेन्स की हेल्प करना एक तरीके से, जिसमें 1000 से 1500 तक मंथली जो है जो वुमेन्स को दिया जाएगा, जिसमें वो अपनी डाइट पे और की फोकस जो है उनकी हेल्थ पे और उनकी जितना भी आप कह सकते हो जैसे उनकी डिफरेंस जब उनको मंथली जो भी जितने भी जिन परेशानियों से भी वो गुजरती हैं, तो जितनी इलनेस से वो गुजरती हैं मंथली, आपको पता है जैसे पीरियड्स के टाइम या जो भी, तो उस दौरान उनकी हेल्थ केयर के लिए, उनकी स्पेशल अच्छा खाने के लिए ये गवर्नमेंट जो है वो वुमेन्स को 1000 से 1500 रुपये तक देती है। तो ये जो है ये इनिशिएटिव ये झारखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि वुमेन्स को जो है वो हम लोग कुछ स्पेशल एड प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो अपनी इंपावरमेंट जो है वो अपना खाना, अपनी डाइट, अपनी हेल्थ जो है अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी रिपोर्ट देखते हैं। इसमें रिपोर्ट में यह है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, ठीक है, ट्रांसफर्ड रुपीज 1415.44 करोड़ 1415 करोड़ जो है वुमेन्स, कितने लोगों को 54.61 लाख वुमेन्स को जो है, मतलब 56,61,000 औरतों को इतना पैसा जो है 1,415.44 करोड़ जो है वो पैसा जो है माया सम्मान योजना के तहत 6 जनवरी 2025 को झारखंड गवर्नमेंट ने उनको बांटा। ठीक है, उसके बाद ये स्कीम जो है, ये योजना स्टार्ट हुई अगस्त 2024 में। द स्कीम एम्स टू एम्पावर वुमेन बाय इंप्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड डेली नेसेसिटीज। ठीक है, सीएम ने इस चीज को बढ़ावा भी दिया कि ये न्यूट्रिशन फूड उनके हेल्प करेगा, और ताकि वो उसमें जो है और जो गैस सिलेंडर, फेस्टिवल क्लॉथ्स या स्कूल सप्लाईज वो अपने बच्चों के लिए ले पाए। ठीक है, चलिए तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा झारखंड के पीएम ने ये जो है महिला समान योजना जो है ये लॉन्च किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। देखो सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है इस बार वो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है। स्टेट गुजरात बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात बास्केटबॉल फेडरेशन जो है इसको ऑर्गेनाइज करेगी अंडर बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या फेडरेशन बोल सकते हो, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो एक बार टॉपिक देख लेते हैं। ये आंसर इसका आएगा ए, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात जो है वो इस बार जो है होस्ट करेगा 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। ठीक, टॉपिक देख लेते हैं। देखो 74th सीनियर नेशनल बास्क जो है गुजरात होस्ट करेगा अंडर गुजरात स्टेट बास्केट एसोसिएशन, अंडर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल एसोसिएशन, SOCIATION, और इसका आएगा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो देखो ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज होगा कहाँ पे होगा, सिद्धसार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, इसका ये नाम है सिद्धसार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये है कहाँ पे, भावना नगर गुजरात में। ठीक, मोर देन 900 जो है नेशनल प्लेयर्स आएंगे, जिसमें 150 के आसपास ऑफिशियल्स और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। ठीक, और उसके बाद इंडिया एम कर रहा है होस्ट करने का 2036 ओलंपिक्स विद गुजरात प्लानिंग 5 वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इवेंट्स इन 2025, 26 एंड 29। इंडिया इज एमिंग टू होस्ट 2036 का जो ओलंपिक्स होगा वो इंडिया ट्राई कर रहा है कि इंडिया में होस्ट होगा। और गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात प्लान कर रहा है वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इवेंट्स इन 2025, 26 एंड 2029। ठीक है, इनमें। चलिए तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ गाना इन जनवरी 2025। देखो गाना में एक रिसेंटली एक प्रेसिडेंट बनी है जो 2012 से 2017 तक भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे जिसमें उनकी 0.5% वोटिंग जो थी उन्हीं के नाम थी, और 2025 से वो दोबारा जनवरी 2025 से वो दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करेंगी एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, ये एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इनका नाम क्या है, जॉन ड्रमानी महामा जो है वो घाना की नई प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुई है। तो प्रेसिडेंट ऑफ घाना ऑन जनवरी 7, 2025। ठीक है, दिस मार्क इज रिटर्न टू ऑफिस आफ्टर विनिंग द दिसंबर 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 2024 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था घाना में, उसमें 56.55% वोटों से ये उसमें जीत हासिल की। जो देखो जो मैं बता रहा था, महामा जो है प्रीवियसली सर्व्ड एज घाना प्रेसिडेंट 2012 से 2017 तक। ठीक है, चलिए
तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन ड्रैमनी महामा, ये घाना की नई प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडियन इन द फिस्कल ईयर 2024-25। देखो जो एनएसओ ने जीडीपी ग्रोथ इंडिया की जो बताई है 2024-25 ईयर की प्रोजेक्टेड, ठीक है, वो क्या है। उसके पहले हम बात करते हैं कि जीडीपी जो है ना वो जितने भी आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं और आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होती हैं, उसके बाद आपकी बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन सब को मिला के जीडीपी का फाइनल रिजल्ट जो है वो आउटकम निकाला जाता है। ठीक है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो इस पर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो जो इस बार का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है स्टूडेंट्स वो है 6.4% जीडीपी ग्रोथ जो है इस बार देखने को मिला। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डाउनफॉल जो माइनस में आया 2010 के बाद जीडीपी में, वो कौन से ईयर में हुआ। सबसे कम ग्रोथ जो जीडीपी की हुई, जो -5 पॉइंट समथिंग में गई, वो गई स्टूडेंट्स 2020 और 21 के जीडीपी जो फाइनेंशियल ईयर है फिस्कल, उस ईयर में जीडीपी जो है वो -5 तक भी चली गई थी इंडिया की। ठीक है, अभी मैंने आपकी रेफरेंस के लिए एक इमेज भी यहाँ पे लगाई है। देखो 2012-13 में 5.5 था जीडीपी रेट, 13-14 में 6.4, 14-15 में 7.4, 15-16 में 8.0, 16-17 में 8.3 जीडीपी रेट था, 17-18 में 6.8, 18-19 में 6.5, 19-20 में 3.9 और 20-21 में था -5.8। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप राइट डाउन कर सकते हो कि किस ईयर में जो है जीडीपी रेट सबसे लोवेस्ट था। तो ये सबसे लोवेस्ट मतलब माइनस में था। ठीक है, चलिए उसके बाद 21-22 में देखेंगे तो 9.7, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2010 के बाद, मोस्टली अगर आपको पूछा तो 2010 के बाद ही पूछेंगे। ठीक है, 2010 के बाद कौन सा ईयर है जिसमें सबसे ज्यादा जीडीपी इंक्रीज हुआ है, तो वो हुआ है 2021 और 22, 21-22 में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करेंगे कि 22-23 में 7.0, फिर 23-24 में 8.2 और 24-25 में प्रोजेक्ट किया है 6.4 जीडीपी रेट। ठीक है, चलिए तो इसमें नीचे भी कुछ स्टैटिक्स दिए हुए हैं आपके। इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.4 इन द फिस्कल ईयर 2024-25। ठीक है, एज पर द फर्स्ट एविडेंस एस्टिमेटेड बाय द नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस एनएसओ। एनएसओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जितने जो भी ये कलेक्टिवली डाटा ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी करती है वो एनएसओ करता है। ठीक है, हैज विटनेस द ग्रोथ रेट ऑफ 9.7 इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर, जीडीपी ग्रोथ वाज 8.2 व्हाइल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वाज 9.6। ठीक है, चलिए नॉमिनल जीडीपी वही होती है जो एस्टिमेटेड जीडीपी होती है। जैसे अभी ये जीडीपी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन इसकी एक नॉमिनल जीडीपी हमने बना दी 6.4। अब जब ये अनाउंस होगा तो तब ये पता चलेगा कि ये जीडीपी एक्चुअल है क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18th पारावासी भारतीय दिवस जो है वो कहाँ पे हल्ड होगा, 8 जनवरी से 10 जनवरी तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पारावासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जितने भी ओवरसीज इंडियंस हैं, ओवरसीज क्या होता है, ओवरसीज होता है जो इंडिया से बाहर रहते हैं इंडियंस। ठीक है, किसी भी कंट्री के जो एक साइड से, जैसे इंडिया के जिसको हम परदेसी बोलते हैं, तो जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनकी जो बड़े बड़े वहाँ पे बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, उनकी एक मीटिंग करवाई जाती है, उनका एक सम्मेलन आयोजन करवाया जाता है कि जिसमें उनको बुला के उनसे पूछा जाता है कि उनको बताया जाता है कि ये इंसान जो है ये इस कंट्री में इतना जो है वो इन्वॉल्वमेंट दे रहा, इंडिया की तरफ से इतना उसको क्या बोलते हैं प्रमोट कर रहा है, अपना कल्चर, अपना हर चीज़, मतलब अपनी लैंग्वेज, सब कुछ है ना। तो बेसिकली अपनी लैंग्वेज तो हम नहीं प्रमोट कर रहे, वो तो एक हार्श ट्रूथ है, बट हम और बहुत सी चीज़ों में, अपनी टेक्नोलॉजी में इंडिया के बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से, जैसे आप देखते हो कि गूगल के सीईओ हैं जैसे हमारे इंडिया के। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ों में। ठीक है, तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को, ओवरसीज इंडियंस को बुला के आयोजित किया जाता है आयोजन, जिसमें उनको उनकी कल्चर और उनकी हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में और उसका सब वो पूरा कलेक्टिवली डिटेल्स जो है वो कलेक्ट की जाती हैं। तो ये जो है ये स्टूडेंट्स, ये आयोजन 8 से 10 2025 में कहाँ पे होगा, भुवनेश्वर ओडिशा में। ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में होगा। और बात की जाए अगर कि ये सेलिब्रेट होगा 8 से 10 जनवरी 2025 इन भुवनेश्वर, मतलब 2 दिन हो गए, आज ये इसका आखिरी दिन है। द फ्लैगशिप इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूशन किस लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है। इंडियन किस चीज़ के लिए, इंडियन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डिस्पोरा टू द नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिया का कितना हाथ है पूरी दुनिया की डेवलपमेंट में। द थीम फॉर दिस ईयर वाज डिस्पोरा कंट्रीब्यूशन ऑफ विकसित भारत। ठीक, डेवलप्ड इंडिया। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर ओडिशा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडस फूड 2025 हेल्ड फ्रॉम जनवरी 8 to 10 2024। देखो इंडस फूड भी एक किसी तरह का एक सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट कंट्रीज के इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एक्सेट्रा जो है वो आते हैं और वो कलेक्टिवली अपना जो है एक डाटा देते हैं कि फूड की क्वालिटी के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बात करते हैं, और पूरा जो है आप कह सकते हो इकोनॉमिक, फूड इकोनॉमिक डिटेल्स जो है उसमें शेयर की जाती है हर कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो उसको इंडस फूड 2025 जो है वो कहाँ पे है, ये भी 8 से 10 जनवरी के बीच में था, मतलब आज आखिरी दिन है। तो ये है स्टूडेंट्स ग्रेटर नोएडा में, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग्रेटर नोएडा है। और इसके बारे में और डिटेल बता दूं तो ये जो है एक्सपो सेंटर कहाँ पे होगा, इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में, इन एशियाज प्रीमियर फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो। ये एशिया का सबसे प्रीमियर और जो प्रीमियर फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो है, ठीक है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, और लगभग 1800 से ज़्यादा एक्सिबिटर्स जो है वो एक्सिबिटर्स जो 30 कंट्रीज से, आउट ऑफ 30 कंट्रीज से लोग अलग अलग आते हैं, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान जो है इसको इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ में बताएंगे कि फूड इंडस्ट्री का कितना रोल है, ठीक है। देखो हम लोग जो भी कर रहे हैं वो फूड, अच्छी डाइट, अच्छा खाना पीना, इसके बिना तो लाइफ नहीं है ना। तो इसके बारे में बहुत सी मतलब चर्चाएं की गई थी। इसका इवेंट का जो पर्पस था वो क्या था, सस्टेनेबल फूड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करना, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, और वर्ल्ड शेफ्स जो हैं इसमें जो है वर्ल्ड के शेफ्स जितने भी अच्छे शेफ्स हैं, बढ़िया से टॉप क्लास के, जो एशिया प्रेसिडेंशियल फोरम में जितने भी हैं, तो वो इंक्लूड हुए थे इस समिट में, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये है कुछ हमारी वेबसाइट्स, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो होप करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एक मिनट। तो मिलते हैं कल एक अगली वीडियो के साथ, कुछ अच्छे करंट अफेयर्स के साथ, कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ आपके लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।